और आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ताइवान ने कैसे दिया है चीन को युद्ध की धमकी का जवाब। साथ ही आपको यूपी के एक दारोगा और एक सिपाही का नागिन डांस भी हम दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एक मैच में मैदान पर फूट फूट कर क्यों रोए थे सचिन तेंदुलकर। आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में भी दिखाएंगे। मैं हूं प्रीति दहिया। होने वाला है युद्ध भयंकर। चीन का कब्जा प्लान, ताइवान का पैगाम। ब्रिटेन से अमेरिका, बेबसी और बर्बादी। थाने में नागिन डांस, हो गया कांड। जब ग्राउंड पर फूट फूट कर रोए सचिन। पेविलियन पर रोते रोते अंदर गया था, बहुत डिसअपॉइंटेड था। मेरी फर्स्ट मैच थी। देखते रहिए एजेंडा इंडिया का। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। चीन के साथ भारत के संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। चीन को लेकर विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान है कि कठिन दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के संबंध। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जो कुछ किया उसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है, ये कहना है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। भारत और चीन के रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। और आज की हमारी लीड स्टोरी, चीन और ताइवान एक बार फिर आमने सामने है। एक तरफ चीन है जो ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है, मिलिट्री ड्रिल के चक्रव्यूह से उसे डरा रहा है। लेकिन ताइवान ने भी कह दिया है कि युद्ध के लिए वो भी तैयार है और इसका ट्रेलर उसने आसमान में दिखा दिया है। ताइवान ने सबसे एडवांस्ड और मिसाइल से लैस फाइटर जेट को अपनी मिलिट्री ड्रिल में उतारा है। ताइवान का संदेश साफ है, झुकेंगे नहीं। और ताइवान ने जिनपिंग को ये मैसेज आसमान से भेजा। चीन के कब्जा प्लान के खिलाफ ताइवान की तैयारी देखने के लिए आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ताइवान का पायलट जिस फाइटर जेट में उड़ान भरने जा रहा है उसका नाम है F-16B। ताइवान का ये सबसे आधुनिक फाइटर जेट उसकी मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा है। फाइटर जेट F-16B मिसाइलों से लैस है और ये चीन के फाइटर जेट्स के लिए काल बनने को तैयार है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब चीन 7 तरफ से ताइवान को घेर कर अपनी ताकत दिखा रहा था, उसे डरा रहा था। अब ताइवान ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाकर कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो भयंकर होगा।
चीन की धमकी का ताइवान की तरफ से दिया गया एक और जवाब देखिए। चीन को ये ट्रेलर ताइवान की एयरफोर्स ने दिखाया। ये हैं ताइवान के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जो चीन की किसी भी चाल और हमले को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। ताइवान की एयरफोर्स ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान GDF-006 और टियन कुंग 3 मिसाइल सिस्टम की ताकत की झलक दुनिया को दिखाई। इतना ही नहीं, ताइवान की एयरफोर्स ने मिसाइलों और गोलियों के साथ एंटी एयर ड्रिल्स भी की। ये चीन के किसी भी मिसाइल अटैक को बेकार करने की तैयारी है। यानी ताइवान का संदेश साफ है कि अगर चीन ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अब 4 सितंबर को महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर केंद्र से सवाल पूछती रही है और अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करती रही है। पहले 28 अगस्त को होनी थी कांग्रेस की रैली, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाकर 4 सितंबर को महंगाई पर कांग्रेस की रैली की जाएगी। कोरोना के चलते तारीख आगे बढ़ाई गई है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में हुई थी कांग्रेस की बैठक और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। आपने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और उससे बेबसी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन पानी की पावर के सामने ये बेबसी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी दिख रही है। हम आपको ब्रिटेन और अमेरिका की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और जिंदगी को थाम दिया है। कौन यकीन करेगा कि ये वही लंदन है जो कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी से झुलस रहा था। आज वही लंदन पानी पानी है। लगातार बारिश के बाद लंदन में मानो बाढ़ सी आ गई है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोग सड़कों पर भरे पानी के बीच गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद लंदन का तापमान तो नीचे गिरा, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा में मुश्किलें लंदन के लोगों से कुछ ज्यादा हैं। फ्लोरिडा में जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमेरिका के केंटकी में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिशों पर ब्रेक लग जाता है। हालांकि लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिखती, क्योंकि फ्लैश फ्लड की चेतावनी फिर से जारी की गई है। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी जमकर बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से पेरिस की सड़कें नदियां बन गईं। यहाँ तक कि शहर के कई सबवे में भी पानी भर गया। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों और सबवे में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। बारिश और तूफान की वजह से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर किसी ने अपने अपने अंदाज में जश्न मनाया, लेकिन पीलीभीत के एक पुलिस थाने में पुलिस वालों के जश्न का अंदाज कुछ अलग रहा। यहाँ दारोगा बने सपेरा और सिपाही बना नागिन, और फिर हुआ नागिन डांस। लेकिन अब उनके इस डांस का वीडियो वायरल होने के बाद हो गया कांड और दोनों को कर दिया गया लाइन हाजिर। बीन बजाता दरोगा, फन दिखाता सिपाही,
और नागिन डांस देखते पुलिस वाले। तस्वीरें पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली की हैं। मौका स्वतंत्रता दिवस का। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरनपुर कोतवाली में पुलिसकर्मी पहले देशभक्ति गानों पर जमकर थिरके। और फिर किसी को ये याद नहीं रहा कि कब उनका ये डांस नागिन डांस में बदल गया। एक दरोगा ने बैंड वाले का ब्रास बैंड लेकर खूब डांस किया। दरोगा ब्रास बैंड को बीन बनाकर डांस करते दिखे। दरोगा को सपेरे के रूप में देखकर वहीं खड़ा एक सिपाही खुद को रोक नहीं पाया और दरोगा के साथ नागिन की तरह फन फैलाकर डांस करता दिखा। इस दौरान दूसरे पुलिसकर्मी थिरकते नजर आए, लेकिन दरोगा और सिपाही को क्या पता था कि स्वतंत्रता दिवस पर उनके इस नागिन डांस ने नियमों की लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारी एक्शन में आ गए। नागिन डांस करने वाले दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। पीलीभीत के एसपी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। मेरठ में सड़क पर युवक की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। पार्किंग की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और युवक ने पुलिस में शिकायत भी की थी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर पार्किंग की वजह से एक विवाद शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर बोले तो गॉड ऑफ क्रिकेट। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर क्रिकेट की बुलंदी को छूना आसान बात नहीं है, लेकिन तेंदुलिया से क्रिकेट की दुनिया के भगवान बनने के इस सफर में सचिन तेंदुलकर ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे। सचिन इससे जुड़े किस्सों को अपने फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उस मैदान पर खड़े हैं जहां उन्होंने मुंबई की तरफ से अपना पहला अंडर 15 मैच खेला था। सचिन की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। पूना में पीवाईसी क्लब पे हूँ मैं, और यहाँ पे पीवाईसी क्लब पे मुंबई के लिए मेरी पहली अंडर 15 की मैच में खेला। ऑलमोस्ट 1986 के आसपास थी मैच। वो जो ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पुराना पेविलियन है। ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा क्या हुआ बाद में। मैं था यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे बैटिंग कर रहा था, और मेरे साथ मेरे स्कूल के ही कलीग थे, राहुल गंटुले करके, जो मेरे से ऑलमोस्ट 2.5 साल बड़े, भागने में बहुत तेज थे। वो स्ट्राइक पे था, उसने ऑफ ड्राइव मारा था इस तरह, और तीसरी रन के लिए मुझे पुश किया था कि भाई आ जाओ, ये तीसरी रन है, मगर मेरे में वो स्पीड था नहीं था और मैं रन आउट हुआ। मैंने सिर्फ 4 रन बनाए, मगर मेमोरी अभी भी ताज़ा है कि मैं यहाँ से रन आउट हुआ और पेविलियन तक रोते रोते अंदर गया था। बहुत डिसअपॉइंटेड था, मेरी फर्स्ट मैच थी। आई वांटेड टू स्कोर रन, मगर हुआ नहीं। और यार ड्रेसिंग रूम में तभी हमारे मैनेजर थे मुंबई अंडर 15 टीम के, अब्दुल इस्माइल, उनके साथ लिन रेगे भी थे, वासु परांजपे भी थे और विलास मुर्मू। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स थे मुंबई में, मुझे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे मैचेस तुम्हें मिलने वाले, उसमें तुम रन बनाओ। ये हुआ है, ये डिसअपॉइंटमेंट पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। कोशिश यही थी आगे बढ़ने की, मगर इस ग्राउंड पे मैं ऑलमोस्ट 35 साल बाद आया हूँ, थोड़ा इमोशनल हुआ। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर में एक आरटीओ ऑफिसर के घर पर आर्थिक अपराध शाखा ने छापा मारा। जांच में पता चला कि इस अफसर के पास आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति है। इन जनाब का वेतन करीब 70,000 रुपए है, लेकिन इनके पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
इस अफसर के आलीशान घर में मिनी थिएटर और स्विमिंग पूल है। इसके अलावा आरोपी ऑफिसर के पास कई आवासीय भवन और एक फार्म हाउस भी है। कहने को ये एक घर है, लेकिन पहली ही नजर में आपको लगेगा कि ये एक आलीशान महल है। आरोप है कि इस महल की नींव भ्रष्टाचार पर टिकी है और इसकी दीवारें काली कमाई की ईंटों से बनी। जबलपुर में मौजूद इस विशाल महल में वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। घर के अंदर बाकायदा स्विमिंग पूल बना है। इसके अलावा मिनी थिएटर, रिक्लाइनर चेयर, जकूजी समेत ऐशो आराम की हर चीज यहां हाजिर है। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध जांच शाखा ने जब इस घर पर छापा मारा तो अधिकारी भी यहां की शान शौकत देखकर दंग रह गए। लेकिन यह महल किसी राजा महाराजा या किसी बड़े कारोबारी या उद्योगपति का नहीं है। इसके मालिक जबलपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर संतोष पाल है। संतोष पाल के घर में राजसी ठाट बाट के तमाम साधन मौजूद हैं। आरोप है कि संतोष पाल काली कमाई के वो कुबेर हैं जिनके पास आय से 650% अधिक संपत्ति है। संतोष पाल की पत्नी रेखा पाल जबलपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में क्लर्क हैं, यानी पति आरटीओ अफसर, पत्नी क्लर्क, और उनका घर ऐसा जो किसी करोड़पति के आशियाने को भी मात दे सकता है। आर्थिक अपराध शाखा को खबर मिली थी कि संतोष पाल के पास आय के मुकाबले काफी अधिक संपत्ति है। तहकीकात में खुलासा हुआ कि संतोष पाल कई घरों और फार्म हाउस के मालिक हैं। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने संतोष पाल के सभी ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। छापे में संतोष पाल के घर से 16 लाख रुपए नकद बरामद हुए। जांच में पता चला कि संतोष पाल के पास आमदनी के मुकाबले 650% अधिक संपत्ति। संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है। तो मौके पर भी जारी है। सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं। वो वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। जो वैध स्रोत है उससे उसकी तुलना में 650% वैध संपत्ति होना पाएगा। जांच अधिकारी जब संतोष पाल के घर के अंदर पहुंचे तो वो भी चौंक गए। संतोष पाल ने अपने घर में मिनी थिएटर बना रखा है जिसमें बेहद आरामदेह रिक्लाइनर कुर्सियां हैं जो आपको किसी पॉश थिएटर में ही देखने को मिलती हैं। आरटीओ संतोष पाल ने अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनवाया है जो उसके लग्जरी लाइफस्टाइल की निशानी है। संतोष पाल के घर का हॉल भी काफी बड़ा है। फ्लोर से लेकर छत तक हर चीज बेशकीमती है। छानबीन में संतोष पाल के पास 2 कारें और बाइक होने की भी जानकारी मिली। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में आरटीओ संतोष पाल की संपत्तियों की जो लिस्ट सामने आई है उनमें जबलपुर के ग्वारी घाट में एक आवासीय भवन शामिल है जो 1247 वर्ग फीट में बना है। इसके अलावा जबलपुर के ही शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट की एक रिहायशी इमारत भी उनके नाम है। साथ ही जबलपुर के शताब्दीपुरम में 10,000 वर्ग फीट के 2 आवासीय भवनों के मालिक भी संतोष पाल हैं। जबलपुर के कस्तूरबा वार्ड में भी उनके पास 670 वर्ग फीट का एक घर है। इसके अलावा 771 वर्ग फीट का एक अन्य भवन का मालिकाना हक भी उनके पास है। इतना ही नहीं, जबलपुर के चरगवां रोड पर संतोष पाल का एक फार्म हाउस भी है जो 1.4 एकड़ में फैला हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों की जांच में आरटीओ संतोष पाल के निवेश के कई दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी जांच लगातार जारी है। सवाल है कि आखिर एक आरटीओ के पास इतनी भारी संपत्ति कहां से आई? भ्रष्टाचार के दरिया में डुबकी लगाए बिना
कोई सरकारी अफसर ऐसा आलीशान महल, लाखों का कैश और घर के अंदर थिएटर बनवा ले, ये तो मुमकिन नहीं लगता। और इससे भी बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपी संतोष पाल के नेटवर्क में कितने रसूखदार लोग शामिल हैं और वो कब बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों का काला खजाना मिलने की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश में सरकारी बाबुओं का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। इसी साल 8 अगस्त को जबलपुर में ही आर्थिक अपराध शाखा ने एक छापा मारा था और इस छापे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहायक मैनेजर के घर और दफ्तर पर जो है कार्रवाई की गई थी। और इस छापेमारी में कई हेक्टेयर के प्लॉट के दस्तावेज भी मिले थे। यही नहीं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ी जानकारियां भी हासिल हुई थी। जबकि इससे पहले अगर हम बात करें 4 अगस्त की, तो 4 अगस्त को भोपाल में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के सीनियर क्लर्क के घर पे हुई थी, जिसमें नकदी, सोना और संपत्ति के दस्तावेज मिले थे और आय से अधिक संपत्ति का आरोप भी उस वक्त उस अधिकारी पर लगा था। ये तमाम मामले मध्य प्रदेश के ही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिनके बाहुबल पर इस बार ईडी ने वार किया है। साल 2021 में मुख्तार अंसारी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी को पता चला था कि मुख्तार के नाम कई बेनामी संपत्तियां हैं और उन्होंने सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है। तो इसी केस में आज मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। दिल्ली से लेकर लखनऊ और मऊ से लेकर गाजीपुर तक ईडी का हंटर चला। माफिया से राजनीति के बाहुबली बन गए मुख्तार अंसारी। वो बाहुबली जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते थे। लेकिन बाहुबल और सत्ता को साथ लेकर यूपी की राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले मुख्तार अंसारी कानून के शिकंजे में ऐसे फंसे कि जेल की दरों दीवारें उनकी किस्मत बन गई। मूंछों पर ताव देने वाले मुख्तार के चेहरे की रौनक गायब हो गई। अपने लंबे कदमों से विरोधियों में खौफ पैदा करने वाले मुख्तार व्हील चेयर पर आ गए। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि मुख्तार की मुख्तारी काफूर हो गई और पुलिस के दस्तावेजों में IS 191 उनकी नई पहचान बन गई। लेकिन मुख्तार की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके और उनके करीबियों पर जांच एजेंसियों का हंटर चलने लगा। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया, उनके करीबियों के अवैध निर्माणों को भी ढहा दिया। तो अब ईडी ने भी मुख्तार पर ऐसा वार किया है कि जेल में बंद बाहुबली थर थर कांप रहा होगा। जी हां, मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ के ठिकानों पर ईडी की 12 टीमों ने छापा मारा। मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर गुरुवार सुबह ईडी की टीमें पहुंची तो गाजीपुर में मुख्तार के 3 करीबी व्यापारियों के यहां भी छापेमारी हुई, जबकि दिल्ली, लखनऊ और मऊ में भी कुछ ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। मुख्तार अंसारी पर अब ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली, गाजीपुर, मऊ
तमाम जगहों पर ईडी ने आज एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान तमाम जगहों पर दस्तावेज जो है वो खंगाले हैं। लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी लगातार उन तमाम संपत्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जो मुख्तार अंसारी से संबंधित है या उस भाई अफजाल अंसारी या उनके रिश्तेदारों से संबंधित हैं। फिलहाल लखनऊ के डालीबाग इलाके में ये छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान ईडी को तमाम दस्तावेज जो हैं वो भी मिले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी अब सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल मुख्तार अंसारी पर ईडी ने 1 जुलाई 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए को पत्र लिखकर मुख्तार की तमाम नामी और बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था, जिस पर एलडीए ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट में मुख्तार के परिवार के नाम पर एक फ्लैट, डालीबाग में कॉलोनी में संपत्ति और विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा समेत मुख्तार के कुछ करीबियों की जमीनों के बारे में एलडीए ने ईडी को बताया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैंट रोड पर स्थित फ्लैट मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बताया जा रहा है। अपार्टमेंट का नक्शा कब और कैसे पास हुआ, फ्लैट की रजिस्ट्री में कितना स्टाम्प शुल्क चुकाया गया, इस बारे में एलडीए ने ईडी को पूरी जानकारी दे दी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर दर्ज विधानसभा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के करीब 200 वर्ग फुट हिस्से को आजमगढ़ पुलिस सील कर चुकी है, जबकि डालीबाग स्थित बेनामी संपत्ति को ध्वस्त करके एलडीए की तरफ से मुख्तार और उनके दोनों बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया जा चुका है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजीपुर की तस्वीरें। गाजीपुर में ईडी गुरुवार सुबह 6:30 बजे मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंची। पैतृक आवास मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला में, इसे फाटक के नाम से भी जाना जाता है। ईडी अपने साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भी लाई थी। घर के भीतर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ईडी की रेड का पता चला, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। ईडी ने किसी को भी घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। गेट पर खड़े सीआरपीएफ जवान बाहर से किसी को घर में घुसने नहीं दे रहे थे। माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी के सहयोगियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। गणेश दत्त मिश्रा जो उनके करीबियों में गिने जाते हैं, उनके घर ईडी की छापेमारी हुई। फिर उसके बाद खान बस मालिक यानी मुश्ताक खान के घर पे ईडी के छापामारी, और अब विक्रम अग्रहरी जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। जो तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान और अन्य ईडी के अधिकारी उनके घर में छापेमारी कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। इसके अलावा लखनऊ में धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल करने और धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का मुकदमा भी दर्ज है। लिहाजा छापेमारी लखनऊ में उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी हुई। मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो इस शिकंजे में उनके भाई अफजाल अंसारी भी आ गए। अफजाल अंसारी के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की। उनके सरकारी घर के बाहर अर्धसैनिक बलों की टीम को तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि इस केस में मुख्तार के परिवार के लगभग सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई नोटिस देने के बाद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और बड़े भाई सिगवतुल्ला अंसारी से भी पूछताछ हो चुकी है। इसी साल मई में अफजाल अंसारी से प्रयागराज के रीजनल ऑफिस में 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मुख्तार अंसारी पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पंजाब की आप सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के रूपनगर जेल में बंद होने पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान पता चला है कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए प्रति सुनवाई के हिसाब से कुल 55 लाख रुपए खर्च किए गए। जांच में पता चला है कि वकील ने सुनवाई न होने के दिन पर भी 5 लाख रुपए चार्ज किया था। वकील के इन बिलों का आप सरकार ने अब भुगतान करने से इनकार कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं और आज महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा दी। यहां समंदर में एक बोट से 3 AK-47 राइफल मिली। बोट में कोई सवार नहीं था। AK-47 वाली इस बोट के मिलने से 26/11 की आतंकी साजिश की यादें ताजा हो गई। आशंका पैदा हो गई कि क्या ये बोट भी किसी आतंकी प्लान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि इस बोट में रखी AK-47 राइफल्स एक समुद्री सुरक्षा कंपनी की है। इस बोट का इंजन फेल हो गया था और ये भटक कर महाराष्ट्र पहुंच गई। मुंबई के पास समंदर में एक बोट, संदिग्ध बोट में 3 AK-47 राइफल। किसकी है ये बोट? किसकी है ये 3 AK-47 राइफल? रायगढ़ में समंदर की लहरों के बीच हिचकोले खाती इस बोट ने आज न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर लोगों को एक बोट नजर आई। इस बोट में ना तो कोई यात्री था, ना ही चालक दल के सदस्य ही मौजूद थे, लेकिन 16 मीटर लंबी इस बोट के अंदर एक वाटरप्रूफ बॉक्स था। स्थानीय पुलिस को इत्तला दी गई। फिर इस बड़े से बॉक्स को जब खोला गया तो हड़कंप मच गया। इसके अंदर 3 AK-47 राइफलें थी। इसके साथ ही कारतूस भी रखे थे। बोट के पेपर्स भी उसके अंदर ही रखे थे। मुंबई के पास समुद्र में एक अनजान नाव से AK-47 राइफल मिलने के बाद लोगों के जहन में 26/11 के आतंकवादी हमले की यादें ताजा हो गई। 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादी आमिर अजमल कसाब और उसके हथियारबंद साथी इसी तरह नाव में सवार मुंबई के समुद्र तट पर पहुंचे थे। इसलिए आशंका पैदा हुई कि क्या यह नाव भी किसी आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह नाव कहां से आई और इसमें AK-47 राइफलें क्यों रखी गई थी? लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि नाव में कोई इंसान सवार था ही नहीं जो इस रहस्य से पर्दा उठाता। रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स, ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है, उन्हें वहां पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज है। खबर मिलते ही मुंबई पुलिस और ATS ने जांच शुरू कर दी। कोस्ट गार्ड की टीम भी एक्शन में आ गई। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगह ऑपरेशन शुरू हुआ। जांच दल के जवान लाइफ जैकेट पहनकर समंदर की ओर बढ़े तो उधर आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे।